आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 की हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से लेकर 1950 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं हम विद सॉल्यूशन। वीडियो को ध्यान से देखें, आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक वन के नाम से ग्रुप है। यहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो 18वीं शताब्दी में बंगाल में ब्रिटिश ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की, डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बंगाल जो है, बंगाल से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शुरुआत की थी। ये आपको पता होना चाहिए। जब अंग्रेज भारत आए थे तो सर्वप्रथम उन्होंने बंगाल से स्टार्ट किया था भारत पर कब्जा करना। तो बंगाल भारत का सबसे समृद्ध राज्य था उस समय में, जो अपने समुद्री व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। यानी उस समय जितना भी व्यापार होता था बंगाल के समुद्री रास्ते के जरिए होता था। इस चीज़ को अंग्रेज जो है भली भांति समझ गए थे। इसीलिए इसीलिए उन्होंने सबसे पहले बंगाल को चुना था अपने आधिपत्य में लाने के लिए। औपनिवेशिक शासकों ने बंगाल के आर्थिक महत्व को समझा, बंगाल में अपने व्यापार की जड़ें जमाई। ठीक है। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको भली भांति भांप लिया था, भली भांति समझ लिया था कि जो बंगाल है वो किस प्रकार महत्व रखता है उनके लिए। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने बंगाल में व्यापार की जड़ें जो है वो जमाई थी। बंगाल से शुरू हुआ ये व्यापार का खेल कब सत्ता के खेल में बदल गया, भारतीय शासक इसको समझने में विफल रहे। कब ये जो अंग्रेज आए थे ना, वो आए थे व्यापार की दृष्टि से। उनका काम था व्यापार करना, लेकिन व्यापार व्यापार का ये खेल कब सत्ता के खेल में बदल गया, कब इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली, कब इन्होंने भारतीयों को दबाना स्टार्ट कर दिया, ये भारतीय शासक उस समय के समझ ही नहीं पाए। क्योंकि उस समय पूरा भारत रजवाड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग रजवाड़े थे। इसका इन्होंने फायदा उठाया और पूरे भारत को जो है अपने अधीन कर लिया था, है ना। तो व्यापार का ये खेल कब सत्ता के खेल में बदल गया, भारतीय शासक इसको कभी समझ ही नहीं पाए थे। मुगल काल में बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे उपजाऊ और सबसे अमीर प्रांत था, क्योंकि सभी विभिन्न प्रकार के व्यापार जो है वो यहीं पर होते थे। यहीं से दूसरे देश का आवागमन होता था व्यापार की दृष्टि से। तो ये बंगाल जो था उस समय काफ़ी पॉपुलर था। आर्थिक महत्व की बात करें तो बंगाल अपने प्रसिद्ध वस्त्रों, रेशम और नमक के लिए अधिक महत्व रखता था। भारत में बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला प्रथम राज्य था। या यूँ कह सकते हैं कि पहला राज्य था जिस पर अंग्रेजों ने चढ़ाई की थी, जिस पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण, अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रांत के व्यापार से बहुत लाभ कमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी मसालों का व्यापार करने के लिए। ठीक है। ये आपको पता होगा, मसालों का व्यापार करने के लिए भारत आई थी, सर्वप्रथम आए थे ये बंगाल में। लेकिन व्यापार का ये खेल कब सत्ता के खेल में बदल गया, ये भारतीय शासक समझ ही नहीं पाए। और धीरे धीरे करके इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया, लोगों को भड़काना। ठीक है। अपने जो जो भी छोटे छोटे रजवाड़े थे इनको अपने अधीन करना। इस प्रकार से इन्होंने इस व्यापार के खेल को सत्ता के खेल में बदल दिया। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, प्लासी की लड़ाई 1757 में। ठीक है। प्लासी की लड़ाई तो एक ट्रेलर था इनके लिए। ट्रेलर दिखाया था इन्होंने कि किस प्रकार से हम सत्ता को हासिल करेंगे भारत में। तो 1727 में प्लासी की लड़ाई लड़ी, जिसमें इन्होंने किसको मात दी थी, सिराजुद्दौला को। ठीक है। लगभग आधे दिन ही चला था ये युद्ध, सिराजुद्दौला को इन्होंने हरा दिया था। और प्लासी की लड़ाई से इनकी शुरुआत हो गई थी कि किस प्रकार से बंगाल पर इनका आधिपत्य जो है स्थापित होने वाला है। और 1757 के बाद इन्होंने लड़ाई लड़ी बक्सर की लड़ाई। जब इनका आधिपत्य लगभग पूरा ही हो चुका था तो इन्होंने जो है मीर जाफर को बंगाल का जो है नवाब बनाया था। मीर जाफर क्या थे, मीर जाफर इनकी कठपुतली थे। तो बंगाल की जो प्रजा थी उसको ये मंज स्वीकार नहीं था। तो बंगाल की सेना ने बंगाल की प्रजा ने जो है उनका बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर वहाँ का जो नवाब बनाया गया वो मीर कासिम को बनाया गया। ठीक है। मीर कासिम, अंग्रेज सोचते थे कि मीर कासिम जो है वो उनके अधीन रहकर काम करेगा। ठीक है। वो भी उनकी कठपुतली बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीर कासिम ने अंग्रेजों का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस प्रकार मीर कासिम की और अंग्रेजों की बिल्कुल नहीं बनी। और मीर कासिम एक चतुर शासक था। उसने जो है व्यापार पे अपना आधिपत्य जमाना स्टार्ट कर दिया था, उसने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था।
तो ये सब देखते हुए जो है उस समय फिर बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, जो है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच एक और लड़ाई लड़ी गई। हालांकि मीर कासिम को इसमें असफलता मिली, मीर कासिम इसके अंदर हार गया, और फिर जो है अंग्रेजों का आधिपत्य पूरी तरीके से बंगाल के ऊपर हुआ। ना केवल बंगाल के ऊपर, बंगाल के साथ साथ उस समय उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। उस समय आसपास के जितने भी राज्य थे सब पर जो है आधिपत्य किसका हो गया था? ब्रिटिश सरकार का हो गया था। तो देखिए, आए थे व्यापार करने के लिए और बन गए यहाँ पर सत्ता अधिकारी, है ना। तो 1764 में बंगाल की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्वामी में अंग्रेजों का स्वामित्व जो है स्थापित हो गया था। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था किस पर? बंगाल पर, उड़ीसा पर, बिहार पर। इस तरह से ये सत्ता के मालिक यहाँ पर बन गए थे। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदारवादी और उग्रवादी में मुख्य अंतर क्या थे? उग्रवादी किस हद तक सफल हुए? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उदारवादी कौन थे और उग्रवादी कौन थे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे। तो सर्वप्रथम आपको ये सीखना बहुत जरूरी है कि उदारवादी कौन थे, उग्रवादी कौन थे। मेरे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि उदारवादी कौन थे और उग्रवादी कौन थे। तो यदि इसको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो को जाके जरूर देखे और समझे इसको। उदारवादी जो लोग थे वो शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसावादी ढंग से सत्ता हासिल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेजी शासन जो है वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उनका अधिकार उन्हें दे दे, ठीक है। यहीं उग्रवादी जो थे वो इसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। उदारवादी दल सामाजिक बराबरी और भारत के अंग्रेजी शासन में हिस्सेदारी मांगते थे, यानी कि वो अंग्रेजों से जो है अपनी हिस्सेदारी मांगते थे किसी अहिंसावादी तरीके से, है ना। प्यार प्रेम से कहते थे कि अंग्रेजी शासन में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए क्योंकि देश तो हमारा है। क्योंकि वे कहते थे हम भी अंग्रेजी प्रजा हैं, ठीक है। वो ये भी मानते थे कि हम अंग्रेजी प्रजा है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज क्या करते थे? दोहरा व्यवहार करते थे अंग्रेजों के साथ और हिंदुस्तानी प्रजा के साथ। तो ये लोग क्या कहते थे कि हम भी अंग्रेजी प्रजा है और हमारे साथ भी जो है एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। वही उग्रवादी दल यह अधिकार इसलिए मांगता था क्योंकि यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। उग्रवादी दल जो क्या है, वो जितने भी अधिकार थे वो हक से मांगते थे और ये बोलते थे कि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि इस भूमि के जो इस भूमि पे जन्म लेने वाले हम हैं, और अंग्रेजी जो थे वो बाहर से आए हुए लोग थे। उदारवादी दल इंग्लैंड में रहने वाले लोगों से प्रार्थना करते थे और उन्हें अंग्रेजी इतिहास और राजनीतिक विचारों पर विश्वास था। जबकि भारत उग्रवादी दल के जो लोग थे वो भारतीय परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करते थे, ठीक है। उदारवादी दल के जो लोग थे वो इंग्लैंड में रहने वाले, जो ब्रिटिश के जो अधिकारी थे ना, ब्रिटिश के जो बड़े लोग थे, उनसे वो लोग प्रार्थना करते थे। उन्हें अंग्रेजी इतिहास और राजनीति विचारों पर विश्वास था, यानी जो भी अंग्रेजी राजनीतिज्ञ थे, जो भी अंग्रेजी इतिहास था, उस पर उनको पूर्ण विश्वास था। वो ये मानते थे कि अंग्रेजों का शासन ना कहीं ठीक है, बस वो हमसे सामंजस्य स्थापित कर ले। उदारवादी लोगों का ये मानना था। वहीं जो उग्रवादी दल थे वो सिरे से नकारते थे किसको? अंग्रेजी शासन को। वो सिरे से नकारते थे अंग्रेजी राजनीतिज्ञों को, अंग्रेजी इतिहास को, ठीक है। अंग्रेजी लोगों को वो सिरे से नकारते थे। वो सिर्फ भारतीय परंपराओं को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। उदारवादी दल अंग्रेजों की दैवी देखरेख में राजनीतिक प्रशिक्षण में विश्वास रखते थे। वहीं उग्रवादी दल अंग्रेजों के दैवी मिशन को केवल एक मायाजाल समझते थे, ठीक है। उदारवादी जो लोग थे, उदारवादी जो दल था, वो कहता था कि राजनीतिक प्रशिक्षण जो अंग्रेजों का है वो ठीक है, कहीं ना कहीं इसके हिसाब से ही हमें देश को चलाना चाहिए। लेकिन जो उग्रवादी था वो बिल्कुल इसके खिलाफ था। वो ये कहते थे कि ये अंग्रेजों का एक मायाजाल है और हमें इससे दूर रहना चाहिए, हमें अपना मिशन अपने तरीके से चलाना चाहिए जो भारतीय परंपराओं पर आधारित हो। उग्रवादी दल के लोग उदारवादी आंदोलन को राजनीतिक भिक्षावृत्ति समझते थे, ठीक है। उग्रवादी दल के लोग कहते थे कि जो ये उदारवादी आंदोलन लोग चला रहे हैं ना, अहिंसावादी जो आंदोलन चल रहे हैं, ये जो एक तरीके से अपना हक मांग रहे हैं प्रेम पूर्वक, वो कहते थे कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, एक तरीके की तुम लोग भीख मांग रहे हो ब्रिटिश सरकार के सामने। वहीं दूसरी तरफ जो उदारवादी लोग थे वो अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन में विश्वास रखते थे, ठीक है। वो सामूहिक रूप से आंदोलन करते थे, वो प्रतिरोध भी करते थे, तो अहिंसावादी प्रतिरोध करते थे, ठीक है। यानी कि वो प्रेम पूर्वक स्वराज हासिल करना चाहते थे अंग्रेजों से, जबकि ऐसा पॉसिबल ना के बराबर था। उदारवादियों के लिए स्वराज्य का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था,
ठीक है, यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज छोड़ करके चले जाए, लेकिन उनकी देखरेख में उनका स्वयं का शासन होना चाहिए। उदारवादियों की ये सोच थी कि जो आज़ादी है, जो स्वराज है, उसका अर्थ है कि औपनिवेशिक की देखरेख में ही, यानी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में ही उनका जो है स्वयं का शासन होने मिले। जबकि जो उग्रवादी थे, यानी उग्रवादी जो लोग थे, उग्रवादी जो राजनीतिज्ञ थे, उग्रवादी जो उस समय के व्यक्ति थे, वो कहते थे स्वराज्य का अर्थ है विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। उनका मानना था कि जो विदेशी ब्रिटिश सरकार है, इससे हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इनका कोई भी हस्तक्षेप हमारे हमारे पास कोई भी हस्तक्षेप इनका ना हो। ठीक है, उदारवादियों का जन आंदोलन में विश्वास नहीं था, जबकि उग्रवादियों ने आरंभ से ही जन आंदोलन छेड़ने का प्रयास किया था। ठीक है, यानी इन्होंने जो है पूरी जनता को अपनी तरफ करने का, पूरी जनता के साथ प्रयास करा था, पूरी जनता को जोड़ करके चलने का प्रयास किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन 3। 20वीं सदी में सांप्रदायिक राजनीतिक विकास के क्या कारण थे? सांप्रदायिकता, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि सांप्रदायिक राजनीति हुई क्या थी उस समय पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न कैसे होती है, क्या होता है इसका मतलब। सांप्रदायिकता की भावना का मतलब होता है अपने धर्म के प्रति अंधभक्ति तथा दूसरे धर्म और उसके अनुयायियों के प्रति विद्वेष की भावना। ठीक है, यानी कि अपने धर्म को तो सर्वोच्च मानना। ठीक है, अपनी भक्ति, अपने धर्म, अपने लोगों को सर्वोच्च मानना, और जो दूसरे का धर्म है उसको निम्न कोटि का समझना, उसको विद्वेष की भावना के साथ उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये होती है सांप्रदायिकता की भावना। बांटो और राज करो की ब्रिटिश नीति थी। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि अब हमें भारत को छोड़ करके जाना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट हथियार उन्होंने सांप्रदायिकता की भावना को ही भड़काने का किया था। तो उन्होंने क्या किया, बांटो और राज करो की, यानी फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। उन्होंने देखा कि भारत में जो है वो विभिन्न प्रकार के, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, तो उनकी अलग अलग जनसंख्या है। तो इन्होंने क्या काम किया, जाते समय ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं और मुसलमान के बीच फूट डालनी जो है स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि उस समय कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे ना, उस समय कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, उनमें भी कुछ नेता मुस्लिम थे, कुछ नेता हिंदू थे। ठीक है, तो कांग्रेस में फूट डालनी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी उस समय से, जिससे जो है अलग एक मुस्लिम लीग की स्थापना करनी पड़ी थी बाद में। ठीक है, मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने क्या काम किया था, बांटो और राज करो की नीति का जो है इन्होंने आगमन कर दिया था भारत के अंदर। ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को अलग अलग समुदाय माना। सांप्रदायिक नेताओं को उनके सहधर्मियों का वास्तविक प्रतिनिधि मान लिया था, है ना। इन्होंने क्या किया कि जो हिंदू, मुसलमान, सिख थे, इन सबको एक अलग अलग समुदाय समझ मानना स्टार्ट कर दिया था। मानना क्या, बनाना स्टार्ट कर दिया था कि आप सभी अलग, और हर हर किसी समुदाय को ये अलग तरीके से भड़काते थे। उस समय की सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, इसने प्रेस, पुस्तिकाओं, पोस्टर और साहित्य और सार्वजनिक मंच से जहरीले सांप्रदायिक विचारों को फैलाया था। ठीक है, यानी कि जानबूझ करके इन्होंने इन सभी कम्युनिटियों के बीच जो है मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग को फैलाया, सांप्रदायिकता विचार को फैलाया। ठीक है, और सांप्रदायिक घृणा फैलाने की पूरी छूट भी इन्होंने उस समय दे दी थी, जिसकी वजह से अंत में जाकर के क्या हुआ था, जाते जाते भारत का जो है विभाजन होना पड़ा था। बंगाल विभाजन किया इन्होंने, वो भी धर्म के आधार पर किया था, जनसंख्या के आधार पर किया था। बाद में इसका विरोध हुआ काफ़ी ज़्यादा, तो फिर इसको वापस ले लिया गया था। आपको पता हो तो बंगाल को ये दो भागों में बांटना चाहते थे। एक तरफ जो है ईस्ट बंगाल होगा, एक दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल होगा। एक तरफ जो है वो हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी, दूसरी तरफ मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा थी, तो इन्होंने बंगाल का विभाजन करा। उसके बाद ब्रिटिश सरकार 1909 में मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम लेकर आई थी। इसमें इन्होंने क्या किया, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी। ठीक है, दोनों समुदाय के मध्य विभाजन की दीवार को और चौड़ा कर दिया था। मार्लेमेंटो सुधार लेकर आई थी ब्रिटिश सरकार 1909 में। इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जो मुस्लिम निर्वाचन के लोग थे, उनकी अलग क्षेत्र की व्यवस्था कर दी थी। इसके बाद गर्मपंथी राष्ट्रवाद, हिंदू पुनरुत्थान, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। तो ये सभी कारण थे जो उस समय 20वीं सदी के सांप्रदायिक राजनीति के विकास के कारण बने थे।
इसके बाद डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के समक्ष, जब संविधान सभा बन गई थी, ठीक है, जब अंग्रेजों का तय हो गया था कि अब यहाँ से अंग्रेजों को जाना पड़ेगा, तो संविधान सभा का निर्माण, यानी हमें एक अपने संविधान की आवश्यकता थी। तो उस समय कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां थी जो संविधान सभा बनाई गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, उनके सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां थी। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि संविधान सभा कब बनी थी। ठीक है, 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, और उससे पहले जो है संविधान सभा बन चुकी थी। उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, क्योंकि हमें अपना एक अलग संविधान बनाना था। संविधान सभा का पहला कार्य था देश में पाई जाने वाली विविधताओं के बीच एकता स्थापित करना, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो पहले ही फूट डाल चुके थे। पहले ही वो जो कम्युनिटी थी उनको अलग अलग बता चुके थे कि भाई सिख कम्युनिटी अलग है, मुस्लिम कम्युनिटी अलग है, हिंदू कम्युनिटी अलग है, और इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। तो जो विविधताएं फैल चुकी थी, जो अलगाववाद फैल चुका था भारत के अंदर, उसके बीच किस प्रकार से एकता स्थापित करनी है हमें, है ना, कैसा संविधान बनाया जाए कि सभी कम्युनिटी के बीच एकता बनी रहे, सबसे बड़ी मुख्य चुनौती ये थी। उसके बाद परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य कायम करना, धर्म जाति के आधार पर विभाजित वर्गों को एक मंच पर लेकर आना, यानी कि जो भी अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग हैं, उनके बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करना है ना, कोऑर्डिनेट कैसे बनाया जाए, सब एक दूसरे से कंधा मिला करके काम करे, कोई किसी के बीच द्वेष की भावना ना हो, इसको किस प्रकार से दूर किया जाए, सभी के हितों का ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चुनौती थी संविधान सभा के सामने। एक ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित करना जो समाज के सभी वर्गों के लिए स्वीकार्य हो, एक ऐसी शासन व्यवस्था को बनाना जो समाज के, यानी वो हिंदुओं के लिए भी, सिखों के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सभी वर्ग के जो लोग हैं ना, सबके लिए स्वीकार्य हो, सब उससे खुश हो, सबके लिए वो फायदेमंद हो, एक ऐसी शासन व्यवस्था को बनाना था। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती थी संविधान सभा के सामने। देसी रियासतों की समस्या, क्योंकि पूरा देश जो था वो अलग अलग रजवाड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, कुछ रजवाड़े जो थे वो शामिल नहीं होना चाह रहे थे उस समय भारत के अंदर, जैसे कश्मीर का मुद्दा आपको पता होगा। ठीक है, कश्मीर शामिल नहीं होना चाह रहा था। एक हैदराबाद का मुद्दा आपको पता होगा, हैदराबाद भी जो है वो अपना अलग रजवाड़ा था, वो अपने आप को भारत में शामिल नहीं करना चाह रहा था। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे जो देसी रियासतें हैं उन सबको मिलाया जाए भारत के अंदर, ताकि वो एक संविधान के नीचे रह करके अपना उद्धार कर सके, एक संविधान के नीचे रह करके अपना विकास कर सके। अल्पसंख्यकों की समस्या थी, जो अल्पसंख्यक लोग बचे थे उनकी समस्या थी। वैचारिक भिन्नता थी, उसको कैसे दूर किया जाए। अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग धर्म जाति के लोग थे, सबके अलग अलग विचार थे, उन सबके विचारों को कैसे मिलाकर के सामंजस्य उनके बीच स्थापित किया जाए, कैसे एकता को बनाया जाए, है ना। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी। और सबसे बड़ी एक और चुनौती थी, देश में कार्यपालिका का क्या स्वरूप होगा, जो कार्यपालिका होगी उसका क्या स्वरूप हो, किस प्रकार की कार्यपालिका को तैयार किया जाए तो देश में काम करे। यह एक मौलिक और महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये काफी इंपॉर्टेंट था कि कैसी कार्यपालिका का निर्माण किया जाए। उसके बाद था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ये भी प्रश्न बहुत गंभीर था कि किन शक्तियों को केंद्रों के नीचे रखा जाए, किन शक्तियों को राज्यों को दिया जाए, क्या राज्य शक्तिशाली ज़्यादा होने चाहिए, क्या केंद्र शक्तिशाली ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कुछ इस प्रकार की चुनौतियां थी जो संविधान सभा के सामने थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करना। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, टिप्पणी करो। देखिए छोटा क्वेश्चन होता है ये, लास्ट क्वेश्चन आपको मिलता है करने के लिए। आप, मैं सलाह दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप कभी ना छोड़े, जरूर करें। छोटा सा क्वेश्चन होता है, एक छोटे से पॉइंट टॉपिक के ऊपर, तो आप इसको जरूर करें एग्जाम के अंदर। तो आज़ाद हिंद फौज की हम बात कर लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है वो राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका गठन जो है राजा महेंद्र प्रताप ने किया था, ना कि सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चल करके सुभाष चंद्र बोस को इसका सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया था, और फिर इसकी देखरेख जो है उनके हाथ में दे दी गई थी। लेकिन प्रथम नियुक्ति जो है आज़ाद हिंद फौज की वो किसने की थी, राजा महेंद्र प्रताप में। और ये पता होना चाहिए कि कब की थी, 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में की थी। अफगानिस्तान भी उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था जब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था, है ना। तो अफगानिस्तान में जो है इसकी स्थापना की गई थी। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी। उस समय क्या थी ये, आज़ाद हिंद सरकार की सेना, जिसका लक्ष्य क्या था, अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना। एक ऐसी फौज को तैयार किया गया था जिसका मेन लक्ष्य था कि तरीके पूर्ण ढंग से अंग्रेजों से लड़कर के भारत को स्वतंत्रता दिलानी है।
जापान के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया था। ठीक है, जापान के साथ मिलकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लगभग 40,000 लोगों की फौज जो है तैयार की थी, जिसके अंदर सभी प्रशिक्षित व्यक्ति थे। इसके अंदर स्त्री भी थी और पुरुष भी थे। सभी प्रशिक्षित व्यक्तियों को मिलाकर के एक इन्होंने फौज तैयार की थी, उसे आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया। ठीक है, तो उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी समान कमान जो है सौंप दी गई थी। किसकी कमान सौंप दी गई थी? आज़ाद हिंद फौज की। और सर्वोच्च कमांडर किसको बनाया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। 1944 में जो है आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून में स्थापित कर दिया गया। 1944 में जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित कर दिया गया? रंगून में। सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था आज़ाद हिंद फौज के लोगों के साथ मिलकर के कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर लिखना है इसके अंदर। इसके बाद अगली टिप्पणी की बात करें तो कैबिनेट मिशन के ऊपर है। कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन था, अंग्रेजों का मिशन था ये। अंग्रेजों का एक कैबिनेट था जो भारत आया था। किस किस काम के लिए? कि किस प्रकार से भारत का जो है विभाजन किया जाए, किस प्रकार से जो भारत का संविधान है इसका गठन किया जाए, ये सब काम करने के लिए कैबिनेट आया था। कहाँ से? ब्रिटिश से। ठीक है, ये मिशन ये आया कब था? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की प्रस्तुत किया 16 मई 1946 को। अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया इन्होंने कब? 24 मार्च को ये आए थे, 16 मई को 1946 को इन्होंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब इनका काम क्या था? क्या इनके एम्स थे? क्या इनके उद्देश्य थे? तो इनका पहला उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना, यानी कि एक संविधान सभा को बनाया जाए जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करे और फिर भारत जो है उसी संविधान के स्वरूप के हिसाब से आगे चले। दूसरा इनका मेन काम था भारत का विभाजन। ये इनका गौण उद्देश्य था। ठीक है, कि भारत का जो विभाजन उस समय डिसाइड हो चुका था कि विभाजन तो होना ही है। ठीक है, जिन्ना जो है अपने अलग मुस्लिम देश बनाने पे अड़ गए थे कि मैं अपना अलग मुस्लिम देश बनाऊंगा, क्योंकि पहले से ही ब्रिटिशर्स ने उनको एहसास दिला दिया था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनका अधिकार जो है वो मार लिया जाएगा हिंदुओं के द्वारा। ऐसी अफवाह फैला दी गई थी, हालांकि ऐसा था नहीं। तो जिन्ना जो है इनकी साइकोलॉजी का शिकार हो गए थे, तो इन्होंने प्रस्ताव रख दिया था कि हमें अपना अलग मुस्लिम देश बनाना है। तो इनका गौण कार्य क्या था इस कैबिनेट मिशन का? कि भारत का विभाजन कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, कहाँ पर कौन सी बाउंड्री लाइन बनाई जाए, इस कैबिनेट मिशन का ये काम था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ये इन्होंने कहा था कि इन्होंने कैबिनेट मिशन ने कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे ना, इनका निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि डायरेक्टली जनता जो है इनको नहीं चुनेगी। जो सदस्य होंगे इनके, जनता जो है अपने नेता चुनेगी, नेता जो है इनको चुनेंगे। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा, यानी कि 10 लाख जनसंख्या का एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होगा संविधान सभा का एक सदस्य। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। ठीक है, ये प्रस्ताव इन्होंने रखा। इसमें इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, यानी इलेक्टेड होंगे। ठीक है, नॉमिनेटेड होंगे, सॉरी, इलेक्टेड तो होते हैं निर्वाचित और नॉमिनेटेड होते हैं मनोनीत, जिनको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, जिसमें 14 सदस्य जो है राजस्थान से सम्मिलित हो गए, क्योंकि राजस्थान काफ़ी बड़ा एरिया का था उस समय, तो 14 सदस्य इन्होंने कहा था कि राजस्थान से लिए जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार की कैबिनेट मिशन द्वारा जो है प्रस्तावित चीज़ें रखी गई थी, जो आपको लिखनी होंगी अगर कैबिनेट मिशन पर टिप्पणी आती है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।